हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम आशीष कुमार। मैं अभी एनआईटी जालंधर में फर्स्ट ईयर में बीटेक कर रहा हूँ। देखिए, मैं ओएसटी से भी जुड़ा रहा हूँ, ठीक है। तो और ओएसटी में मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ। मैं जब भी छुट्टी में अगर आता हूँ तो ओएसटी में अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं ओएसटी में फिजिक्स पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो देखो, ये जो वीडियो है वो मैं उन स्टूडेंट के लिए बना रहा हूँ जो 11th जिनका बहुत कमजोर है, ठीक ना। किसी भी कारणवश वो 11th में नहीं पढ़े, या अपनी लापरवाही से या फिर किसी और की लापरवाही से, ठीक ना। तो अगर उनका 11th अगर बहुत वीक है तो उनके लिए यह वीडियो खासकर के लिए है, ठीक। तो देखिए, बात क्या है कि जैसे 11th में बहुत सारे 11th का जो सबसे बेसिक चैप्टर है वो है वेक्टर, ठीक ना। वेक्टर एक ऐसा चैप्टर है, अगर आप 11th पढ़े भी नहीं है, मतलब अगर आपने 11th में सिर्फ नोट्स भी पढ़े होंगे या फिर आप सिर्फ अगर क्लासेस भी अटेंड किए हैं तो आपको पता लगा होगा कि वेक्टर कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वेक्टर का जो यूज है वो सारे चैप्टर में है। कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है फिजिक्स का, एक आध दो छोड़ दिया जाए, जिसमें वेक्टर का यूज नहीं है, ठीक ना। और अब क्या होता है ना कि अब 11th बहुत बच्चे जैसे वो 11th में जाते हैं तो पहले तो बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं, या तो खुद से देखते हैं या पेरेंट्स उन्हें दिखाते हैं या फिर उन्हें कोचिंग वाले दिखाते हैं कि है ना, हमारे यहाँ आईआईटी की लेवल की पढ़ाई होती है, ठीक। लेकिन हकीकत कुछ और होता है। तो देखिए, जैसे जैसे बच्चे 11 जाते हैं, कुछ 2-3 महीने पढ़ते हैं, फिर उनको लगता है कि यार आईआईटी तो छोड़ो, एनआईटी के लिए देखते हैं। फिर 2-3 महीना और पढ़ते हैं तो उसके बाद सोचते हैं कि अब तो 11th हमसे हो नहीं रहा है, उसका 12th में देख लेंगे, ठीक ना। और 12th जाते जाते उनका आईआईटी और एनआईटी से सपना हटकर सिर्फ बोर्ड पे फोकस हो जाता है। तो देखिए, होता क्या है कि जैसे आप 11th में गए तो वेक्टर पढ़े। अब वेक्टर अगर आपका चैप्टर एक वीक हो जाता है तो उसके कारण जो है, क्योंकि वो एक बहुत ही सिंपल चैप्टर है और एक बेसिक चैप्टर है, तो वो एक वीक हो जाता है, तो जिसके कारण हमारा फिर क्या होता है, सारे चैप्टर पे कमांड नहीं हो पाता है, ठीक ना। कोई भी चैप्टर पे कमांड नहीं होगा। अगर आपका जोड़ घटाव ही प्लस माइनस ही वीक है तो आपको भाई आगे आने वाले मैथमेटिकल कैलकुलेशन आप कैसे कर पाओगे। उसी तरह से क्या है, वेक्टर है एक है जो एक फिजिक्स में मैथमेटिकल टूल के समान है, ठीक। तो देखिए, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये वीडियो क्यों खास है, क्योंकि देखो अब क्या है यार कि 11th में पढ़े नहीं, अब 12th आ गया, ठीक ना। अब 12th आ गया तो करे क्या। अब जैसे देखो, अब 12th में भी क्या होता है कि 12th में चलो अब तो भाई 11th का कोई यूज नहीं होगा बोर्ड में, बात ठीक है। बोर्ड में जो होता है 12th बोर्ड में 11th का कोई चैप्टर आता नहीं है, ठीक ना। तो बच्चे बेफिक्र हो जाते हैं कि चलो अब तो 11th से हमको छुटकारा मिल गया, अब हम सिर्फ 12th पढ़ेंगे, लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे। देखो, 12th का जो सबसे पहला चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक ऐसा चैप्टर है जो एक अब 12th का बहुत एक मेजर पोर्शन कवर करता है, ठीक ना। अगर बोर्ड में बात किया जाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर जो चैप्टर्स हमारे बोर्ड में मतलब कितने मार्क्स का अगर आता है, तो अगर 70 मार्क्स का मान लीजिए सीबीएसई का पेपर है, तो उसमें से यार टोटल अगर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सब मिला के बात कर लिया जाए तो 10 से 12 मार्क्स के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का तो रहता ही है, जिसमें हम करंट इलेक्ट्रिसिटी को इंक्लूड नहीं करें। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, कैपेसिटर अगर आप इंक्लूड कर लेते हैं तो 15 से 18 मार्क्स का ये पूरा आ जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि 1/5 से ज्यादा कवर कर रहा है, तो कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। 20% जो है 20% मार्क्स जो है इससे आते हैं, ठीक ना। तो देखिए, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर है भाई, हम अब ठान के बैठे हैं कि हम तो 11th में चलो हमारा बर्बाद हो गया, अपने आप को माफ कर दिए, लेकिन हमारा 12th है, अब हम बढ़िया से पढ़ेंगे। अब यहाँ भी देखिए कहानी क्या होता है कि आप इसमें एक क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ते हैं सबसे पहले, कूलम्स फोर्स। वो क्या है, कूलम्स फोर्स एक वेक्टर फोर्स क्या होता है, एक वेक्टर होता है, आपको मालूम होगा। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो आप तो यहाँ पे भी फंस गए, यहाँ पे भी आपका क्या यूज हो रहा है, वेक्टर यूज हो रहा है, ठीक है। तो अब देखिए, अब क्या होता है कि यार चलो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स छोड़ देते हैं, या फिर अब देखो अब क्या होता है ना कि अब इतना आने के बाद कि चलो अब वेक्टर की ओर चलते हैं, ठीक ना। हमारा वेक्टर कमजोर था इस कारण। तो अब क्या होता है कि इंसान खुद के जालों में फंसते रहता है, बात समझ रहे हैं ना।
तो देखो मैं बस ये कहूंगा कि ठीक ना, आपका मेरा मतलब ये नहीं आपको याद दिलवाना है कि आपका 11th कैसा था कैसा नहीं है। मैं बस ये यहाँ पे बोलने आया हूँ कि अगर आपका 11th कैसा भी हो, ठीक ना, आपने नहीं पढ़ा या पढ़ा, क्लास अटेंड किया लेकिन आपको समझ में नहीं आया, ठीक ना, या आप पढ़े क्वेश्चन भी लगाए, किसी कारणवश सब कुछ भूल गए, ठीक ना, तो मेरा जो यहाँ पे बोलने का यह है, क्योंकि देखिए मैं जब 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वीडियो अपलोड कर रहा था, तो उसके बाद उसके समय बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट आया कि हमें तो इसमें ये नहीं समझ में आ रहा है, वीडियो में ये नहीं समझ में आ रहा है, ठीक ना। कॉल करके मैंने उनसे पूछा तो मुझे एकदम जितने भी कंप्लेन था ना, वो सब में क्या था कि किसी स्टूडेंट को भाई, जैसे थोड़ा बहुत भी आपने पढ़ा होगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv²/r। अब मैंने यार उसको लिख दिया ना m⍵²r। तो बच्चे पूछ रहे हैं कि यहां से ए कैसे आ गया भाई, v क्या होता है r⍵। तो बच्चे बोल रहे हैं कि क्या हमें ए भी फॉर्मूले दिमाग में रखने होंगे क्या? ऑफ कोर्स रखने होंगे, ठीक ना, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, ठीक। अब क्या है यार, अब रिजोल्यूशन लेना है, वेक्टर का रिजोल्यूशन लेना है। जैसे एक वेक्टर है इस तरह से, मान लो एक आर वेक्टर है, ये एंगल थीटा है। अब हम डायरेक्ट लिख दिए आर कॉस थीटा और यहाँ पे आर साइन थीटा। अब ये भी नहीं समझ में आ रहा है किसी बच्चे को, तो ठीक है ना, तो इससे तो काम चलने वाला है नहीं, ठीक ना, क्योंकि देखो सिलेबस कवर करना होता है, तो ये मान के चलना पड़ता है 12th में पढ़ाते समय कि कम से कम आपको वेक्टर का तो कंपोनेंट निकालने आता ही होगा। आपको mv²/r m⍵² होता है, ये तो आपको मालूम ही होगा। तो बात बस इतनी है कि आपको आप अगर 11th कैसा भी हो, ठीक ना, आप नहीं पढ़े, पढ़ के भूल गए, कुछ भी रीजन हो, तो आपको कुछ चैप्टर के जो है फॉर्मूले हमेशा याद ही होने चाहिए 12th पढ़ते समय, ठीक ना, क्योंकि 11th क्या है, बेसिक है। देखो तो फिजिक्स में मेनली हम फिजिक्स की भी बात कर रहे हैं, तो फिजिक्स अगर आपको अच्छा करना है तो सबसे पहले क्या है कि मैथ के जो फंडामेंटल्स हैं, फंडामेंटल्स जो फिजिक्स में यूज होते हैं वो तो आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे डिफरेंशिएशन। अब भाई तुम अगर बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम समझ लो, अगर नीट की तैयारी कर रहे हो या जेई मेन की तैयारी कर रहे हो, जेई एडवांस की तैयारी करना चाहते हो, ठीक है ना, तो उसके लिए तो डिफरेंशिएशन आपका फिजिक्स में यूज होगा ही होगा। तो अब बात आता है कि भाई मैथ में तो डिफरेंशिएशन एक अच्छा खासा चैप्टर ही है, अच्छा क्लास होता है उसमें, ठीक ना। अब बात आता है कि अगर हम किसी भी, चाहे नीट हो, जेई हो या बोर्ड हो, बोर्ड में भी अगर हम फिजिक्स में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो हमको क्या डिफरेंशिएशन में आना चाहिए, फिजिक्स की हम बात कर रहे हैं। तो डिफरेंशिएशन में भाई सिर्फ ना बेसिक फॉर्मूला आना चाहिए और कुछ नहीं आना चाहिए, सिर्फ बेसिक फॉर्मूला। जो भी 10-15 बेसिक फॉर्मूले हैं वो आपको याद होना चाहिए, ठीक। तो मैं पढ़ाने वाला नहीं हूं, है ना, मैं बस आपको अभी बता रहा हूं कि बेसिक फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का याद होना चाहिए। साइन का क्या होता है, कॉस का क्या होता है, x⁴n का क्या होता है, इस तरह से सारे फॉर्मूले डिफरेंशिएशन का याद होना चाहिए। tan का क्या होता है, log का क्या होता है डिफरेंशिएशन, सारे एकदम मुंह पे होना चाहिए, ठीक ना। अब आता है इंटीग्रेशन, ये सब 11th में पढ़ाया जाता है। 11th के सबसे स्टार्टिंग में, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में 11th के सबसे स्टार्टिंग में पढ़ाया जाता है, फिजिक्स की क्लास में पढ़ाया जाता है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन मैथमेटिक्स से बात करें तो एक समुंदर है, ठीक ना, जिसका कोई अंत नहीं है। इंटीग्रेशन का क्वेश्चन भाई बनाते जाओ, ठीक ना, भूलते भी जाओगे पीछे का, फिर बनाओ, फिर भूलोगे, फिर बनाओ, फिर भूलोगे, इस तरह से इंटीग्रेशन में प्रोसेस चलता है। लेकिन अगर फिजिक्स में सिर्फ बात करें तो उतना पढ़ना ही नहीं है। फिजिक्स में भी फिर क्या बात आता है इंटीग्रेशन में, हमें क्या आना चाहिए फिजिक्स के लिए, तो बस फॉर्मूला याद होना चाहिए और कुछ नहीं। जो फॉर्मूला आप डिफरेंशिएशन में याद किए हो ना, जैसे साइन का याद किए, कॉस का याद किए, बस उसी का इंटीग्रेशन भी आपको फिजिक्स में आना चाहिए और कुछ नहीं आना चाहिए। बात समझ रहे ना, किस तरह से भाई लिमिट को, अपर लिमिट है, लोअर लिमिट है, अपर लिमिट है, किस तरह से वेरिएबल में सब्स्टिट्यूट करते हैं, बस उतना आना चाहिए, ठीक है। बात आता है और क्या आना चाहिए, तो और आपको
वेक्टर आना चाहिए। अच्छा, बात आ गया डिफरेंशिएशन में। डिफरेंशिएशन तो फॉर्मूला आना चाहिए, साथ में क्या आना चाहिए आपको, मैक्सिमा और मिनिमा का कंसेप्ट आना चाहिए कि भाई कैसे हम किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं, कैसे भी किसी फंक्शन का हम मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। जैसे मान लो x³ माइनस x² प्लस 3 है, मान लो, ठीक ना। क्वेश्चन जैसे रहता है फिजिक्स में, किस तरह से क्वेश्चन रहता है, जैसे आप फंसते होगे, ठीक ना, बोल दिया कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है ना t² माइनस t प्लस 1, इस तरह से टाइम पे डिपेंडेंट है। बताओ किस टाइम के वैल्यू पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा, किस टाइम के वैल्यू पे, है ना, किस t के वैल्यू पे या किस टाइम पे हमारा डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा। अब यहाँ पे भाई जिसको डिफरेंशिएशन नहीं आता है, जिसको मैक्सिमम मिनिमम नहीं निकालने आता है, उसके तो हवा उड़ जाएगा, सोचेगा कहाँ से क्वेश्चन दे दिया हमको। बस समझ रहे हो ना। तो ऐसा बोर्ड के लिए भी आपको तैयार रखना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बेसिक चीज है, बिल्कुल, ठीक ना, बहुत ही बेसिक चीज है। अगर आप अभी 12th में है, फिर भी अगर सब आपका वीक है, मात्र अगर 2 दिन अच्छे से दे दोगे ना, तो ये पूरे फंडामेंटल आपके क्लियर हो जाएंगे। अब बात आता है यार वेक्टर। वेक्टर में क्या आना चाहिए, वेक्टर में आपको वेक्टर का रिजोल्यूशन आना चाहिए। रिजोल्यूशन मतलब कंपोनेंट निकालने आना चाहिए, ठीक ना। जैसे कोई वेक्टर है, यहाँ पे एंगल थीटा बना रहा है इस तरह से हॉरिजॉन्टल से, तो हमारा जो थीटा के साथ जो लगा हुआ है वो हो जाता है r cos थीटा, और यह हो जाता है हमारा r sin थीटा। अब बहुत बच्चा क्या होता है ना कि रट लेता है कि भाई ऊपर में तो r sin थीटा ही होगा और इधर तो r cos थीटा ही हो जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं है। यह इस तरह से हमारा r वेक्टर हो गया। अगर यह वाला एंगल थीटा हो गया तो यह हो गया हमारा r cos थीटा, और ये वाला हो जाएगा हमारा r sin थीटा। तो बात समझ में आ रहा है ना, रटना नहीं है। और क्या आना चाहिए हमको वेक्टर में, वेक्टर में आना चाहिए हमको भाई रिजल्टेंट निकालना आना चाहिए। जैसे दो से मिटा रहा हूं मैं, जैसे मान लो 2 वेक्टर है हमारे पास, एक वेक्टर a है और एक वेक्टर b है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो रिजल्टेंट आना चाहिए निकालने। क्या होता है, a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और ab यहाँ पे क्या है, a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड। मतलब क्या आना चाहिए आपको, सिंपल वेक्टर आना चाहिए, वेक्टर का एडिशन आना चाहिए, सब्ट्रैक्शन आना चाहिए, नेट रिजल्टेंट, 2 वेक्टर के रिजल्टेंट का नेट क्या होता है वो आना चाहिए, कंपोनेंट निकालने आना चाहिए, ठीक ना। और क्या आना चाहिए इसमें, हाँ एक और होता है कि इसका जो रिजल्टेंट होगा किस एंगल पे होगा। इसका जो रिजल्टेंट मान लो दोनों के बीच से गया, ये रिजल्टेंट है, ठीक ना, आर वेक्टर। तो यहाँ से भाई कुछ एंगल, ये वाला जो है हमारा आर वेक्टर है रिजल्टेंट, तो यहाँ से कुछ एंगल अल्फा होगा। तो ये जो छोटा छोटा बात है ना वो आना चाहिए। अब आते हैं और क्या आना चाहिए भाई, 11 से हमें क्या आना चाहिए, ठीक ना। तो अभी तक क्या समझे तुम कि डिफरेंशिएशन आना चाहिए। डिफरेंशिएशन में तो सिंपल डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, साथ में मैक्सिमा, किसी भी वेरिएबल का मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, यही आना चाहिए। इंटीग्रेशन में क्या आना चाहिए, तो भाई सिंपल फॉर्मूला आना चाहिए, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को पुट करने आना चाहिए। वेक्टर में क्या आना चाहिए, वेक्टर में एडिशन सब्ट्रैक्शन, 2 वेक्टर का जो किस तरह से रिजल्टेंट निकालते हैं, कंपोनेंट किस तरह से निकालते हैं, किस तरह से वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं, शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर भी आना चाहिए, कंसेप्ट आना चाहिए, है ना, कि किसी भी वेक्टर को उसके पैरेलल में अगर शिफ्ट करते हैं और वो वेक्टर अगर फ्री वेक्टर है, और जनरली क्या है हमारा जो सिलेबस है वो फ्री वेक्टर पे ही शिफ्ट है, तो हम वेक्टर को अगर उसके पैरेलल में भी शिफ्ट करते हैं तो उसका वैल्यू नहीं बदलता है, वेक्टर सेम रहता है, ठीक ना। तो ये आना चाहिए हमारे वेक्टर में। रिजल्टेंट का फॉर्मूला आना चाहिए, 2 रिजल्टेंट का किसी एक वेक्टर से कितने एंगल बना रहा है वो फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक ना। ये बात की है हम। अब बात आता है कि और हमें क्या आना चाहिए 11 से, जो मस्ट है 12 के लिए। तो आप एनएलएम चैप्टर में न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखे होंगे, है ना। आप एनएलएम में बहुत पुल्ली इधर से खींचो उधर से खींचो, है ना, इधर भाई इंक्लाइन पे बॉडी जा रहा है, ठीक ना। तो भाई देखो वो सब तो अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर तुम, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका दम 11 खराब है फिर भी क्या आना चाहिए उसमें से, तो आपको किसी भी बॉडी का
फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं, ठीक ना, वो आना चाहिए। फ्री बॉडी डायग्राम, किसी भी बॉडी इंक्लाइन पे है तो उसका किस तरह से हम नॉर्मल का कंपोनेंट लेते हैं, किस तरह से mg का कंपोनेंट लेते हैं इंक्लाइन के रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, वो सब आना चाहिए। बात करते हैं फ्रिक्शन का फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक ना। उसी तरीके से आपको सर्कुलर मोशन में जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, नॉर्मल किधर लगेगा बॉडी का, ठीक ना। सेंटर ऑफ मास में सिंपल फॉर्मूला कि कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे, ठीक ना। रोटेशन चैप्टर में याद करें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस बॉडी का कितना होता है, बस यही आना चाहिए। कोई काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, और वर्क, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक ना, जो वर्क एनर्जी थ्योरम जो है, वर्क एनर्जी थ्योरम का मैं सबसे बढ़िया चीज बोलूंगा, अगर आपके पास एससी वर्मा है ना, एससी वर्मा, तो वर्क पावर एनर्जी जो चैप्टर है एससी वर्मा का, उसमें बहुत अच्छे से या बेस्ट वे में, ठीक ना, मैंने अभी तक उससे अच्छा जो अगर बात किया जाए कि वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में मैंने कहीं नहीं देखा इतने बुकों में, ठीक ना। तो एकदम अच्छे तरीके से पॉइंट बना के, और इसे एक्सप्लेन पहले किया गया है, फिर पॉइंट बनाया गया है, 6-7 पॉइंट उसमें दिए हुए हैं, उसको बढ़िया से बस समझ लो, ठीक ना। वो पॉइंट दिमाग में रख लो, क्योंकि वो पॉइंट जो है ना 12th में बहुत इस्तेमाल होने वाले हैं, खासकर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, और भी चैप्टर में यूज होने वाले हैं, जैसे मैग्नेटिज्म हो गया, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म हो गया, इस तरह से। तो चाहे आप मॉडर्न फिजिक्स में चले जाओ तो उसमें भी यूज होने वाला है। तो वर्क पावर एनर्जी जो है उसका जो थ्योरम है वो सब आपको दिमाग में होना ही चाहिए, क्योंकि अगर ये सब जो छोटी छोटी चीजें हैं अगर आप मिस करेंगे तो आपका फिर से जो हाल 11th में हुआ है वही हाल आपका 12th में होगा। फिर आप क्या करोगे, नेट यूट्यूब पे सर्च मारोगे, हाउ टू गेट पास मार्क्स इन फिजिक्स इन 1 नाइट, ठीक ना, यही करने वाले और कुछ नहीं, ठीक ना। बात यही फैक्ट है। फिर 5 दिन बचेंगे, 7 दिन बचेंगे, फोन करोगे, सर हम तो कुछ नहीं पढ़े हैं, हमें बस 23 मार्क्स दिला दो, 30 मार्क्स दिला दो, पास बस मुझे होना है सर, ठीक ना। अगले साल से तो हम पक्का पढ़ लेंगे। अगले साल से फिर कैसे पढ़ोगे भाई, जब 2 साल आपको टाइम मिला, ठीक ना, 2 साल में 1 साल का भी नहीं पढ़े तो अगले साल में आप 2 साल का कैसे पढ़ लोगे। तो बात बस यही है कि आपको अभी से लगना पड़ेगा। और देखो आप अभी से आपके पास अभी समय है, अभी है ना, अभी आपके पास अभी तो जस्ट 12th स्टार्ट होता है, मतलब अप्रैल से अगर बात करें तो अप्रैल से तो स्टार्ट होता है, ठीक ना। तो अभी तो 1 मंथ हुआ है, और अभी जैसे ड्यू टू कोविड-19 अभी तो कोचिंग इंस्टीट्यूट खुले भी नहीं है, ठीक ना। जैसे हमारा यूनिवर्सिटी है आपको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है ऑनलाइन, तो यार उसको हेल्प लो, ठीक ना। और ज्यादा से ज्यादा जिनको जरूरत है उन्हें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। और एक बात और बताता हूँ कि हमारा जो वीडियो लेक्चर है फिजिक्स का, वो एक और चैनल पे आता है, ठीक ना। उसका चैनल का नाम एडू एस्पिरेंट है, जहाँ पे आप हमारा फिजिक्स का लेक्चर्स ऑलरेडी मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वहाँ पे अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है, तो वहां से भी आप देख सकते हो, ठीक ना। तो जितने भी जो ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें लगता है कि हमारा 11th बर्बाद हो गया है, 12th में हम क्या करें, ठीक है ना, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। बस जो पूरे चैप्टर को करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप सिर्फ बोर्ड अच्छा करना चाहते हैं तो आपको पूरे 11th की चैप्टर को करने की जरूरत नहीं है। बस जो छोटी छोटी बात है उसको बस आप कवर कीजिए, ठीक ना। और कवर आप अगर मन से लगा के करें तो 2 से 3 दिन में बिल्कुल कवर हो ही जाता है, ठीक ना। तो बस यही है, आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है। और जो भी हमारे और जो सारे टीचर्स हैं उनका यही कोशिश रह रहा है कि आप लोग घर पे रहिए और आप लोग को घर पे बैठे बैठे फ्री में आपको क्वालिटी एजुकेशन दिया जा सके, ठीक है। थैंक यू।